लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती मजबूती इसी बात में भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वो प्रतिनिधित्व करे, जिसे भी जनता जिताए। और इसी कोशिश में यूपी की जनता भी है। ज्यादा से ज्यादा मतदान हुआ है, पिछली बार के रिकॉर्ड टूटे हैं। और आज के अगर आपको हम बताएं तो जो आंकड़े हमारे पास है उसके मुताबिक 60% से ज्यादा इस बार भी मतदान हुआ है। अब जब चुनाव संपन्न हो गए हैं तो अब क्या दावे हैं, क्या वादे हैं और सातों चरण में किस तरह से चुनाव प्रचार ने अलग अलग करवट ली है, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ संदीप द्विवेदी जी हैं और साथ ही कांग्रेस की तरफ से पवन दीक्षित जी हैं। हमारे सहयोगी दो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ अब्दुल अहद है और न्यूज रूम से ताबिश कमाल हमारे साथ है। सबसे पहले हम लखनऊ की तरफ रुख कर लेते हैं, वहां से जानते हैं क्या है ग्राउंड रिपोर्ट। अब्दुल, क्या खबर आपके पास है, क्या आंकड़े हैं, क्या ये रिकॉर्ड टूटा है? और हमने देखा कि पांचवें और छठे चरण में जो डिप हुआ था क्या इस बार फिर से बाउंस बैक हुआ है? बिल्कुल, जिस तरीके से सुजाता मैं आपको बता दूं कि छठे चरण 8% से कम मतदान रहा था, वो इस बार बढ़कर फिर से 60% के ऊपर पहुंच गया। लगभग 61% मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है चंदौली में हुआ है 63.78%। और सबसे कम जो हुआ है वो गया है भदोही में, जो कम से कम। अब्दुल, जरा हमें वाराणसी का हाल बताइए, क्योंकि वाराणसी में जो चुनाव प्रचार हुआ है वो तो और कहीं हुआ ही नहीं। जी, एकदम सही कह रही हैं आप कि बनारस में करीब 63% मतदान हुआ है, जो मतदान कह सकती हैं आप। पिछली बार कम था, ये 60% से कम था मतदान, और इस बार 63% मतदान हुआ है, तो करीब 4 से 5% की बढ़ोतरी हुई है बनारस में इस बार मतदान में। और बिल्कुल सही कह रही है, जो चीजें हमें पिछले 5-6 दिनों में देखने लिए, जिस तरीके से नेताओं का हुजूम जमा था वहां पे और जिस तरीके से पूरे की राजनीति बनारस पे आके ठहर गई थी, उसको देखते हुए मतदान में मतदान उत्साह देखने को मिला और खूब वोट किए उन्होंने। चलिए, जीते यहाँ से कोई भी, लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव बात यह है कि कम से कम ज्यादा प्रचार से जो मतदान का प्रतिशत है वो तो बढ़ा ही है। अब जरा हम राजनीतिक बात कर लेते हैं। बीजेपी से सबसे पहले हम जानते हैं, संदीप जी बताइए, आप तो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, आप लोगों को जो करना था आप कर चुके हैं, अब क्या चल रहा है, अब क्या दावा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो लोकसभा में 42% के आसपास वोट बैंक था उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी उसी वोट बैंक को अपने पास बचा के रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी। और जहां तक हम लोगों ने जितनी मेहनत की है उससे कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमें थोड़ा बहुत बढ़ के ही वोट मिलेगा। क्योंकि आज अगर उत्तर प्रदेश का समीकरण देखिए तो ना बहुजन समाज पार्टी पे कोई पब्लिक विश्वास कर रही है और ना ही समाजवादी पार्टी पर। कांग्रेस तो दूर दूर तक कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो जिस तरीके से मोदी जी के ऊपर भरोसा पब्लिक कर रही है, जिस तरीके से मोदी जी की एक लहर चल रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के 2.5 साल का स्वच्छ और भ्रष्टाचार रहित कार्यकाल रहा है, उससे जनता आकर्षित हुई है और उनके समर्थन में आई है। और जनता चाहती है कि जिस तरीके से देश का विकास हो रहा है उसी तरीके से प्रदेश का भी विकास हो। पवन जी, आप सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जो मतदाता हैं उन सबको साधुवाद देता हूं, इतना अच्छा चुनाव कराने के लिए, इतने रिकॉर्ड मतों से पूरी चुनाव की पेटियों को भरने के लिए। और दूसरी बात स्वागता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग आश्वस्त हैं। जो भी जनता जनार्दन ने निर्णय लिया है वो हमें पता है, हमें विश्वास है उस चीज का कि वो हमारे पक्ष में है। और बाकी सारी चीजें 11 तारीख को क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात, बोलने में किसी का कुछ नहीं जाता, ना हमारा जाता ना भारतीय जनता पार्टी वालों को जाता। आगे 11 मार्च की तिथि आने वाली है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 42% या 22% या 12%, और कितनी स्वच्छता है, कितना काम किया है, कितना नहीं किया है, कितना बड़बोलापन किया गया है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और असलियत तो यह है कि ये तो पूरा मीडिया भी जानता है और सारा देश जान गया है कि 3 दिन तक बनारस में रहना क्यों पड़ा मोदी जी को। असली सारी चीजें वहां सामने आ जाती हैं कि अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया होता, इतने आश्वस्त होते, गली गली उन्हें नहीं भटकना पड़ता। 3 दिन आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव में वोट मांगना बुरी बात होती है या प्रचार करना बुरी बात होती है, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने एक अपने तरफ से प्रचार के तरीकों और प्रचार के तरीके में जो बदलाव आया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे सहयोगी ताबिश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरे चुनाव पर एकदम उनकी निगाहें थी। ताबिश, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आप कई चुनावों को कवर कर चुके हैं, ये यूपी के जो चुनाव हैं वो किस कदर है? क्या ये वाकई बदलाव की ओर है? क्या पहले जो चुनाव हुए हैं क्या वाकई ही ये कुछ अलग थे, या फिर आपको लगता है कि घूम फिर के तमाम राजनीतिक दल जो है वो वहीं पर आके रह गए?
सुजाता, देखिए, शुरुआत के चरण से लेकर आखिरी के चरण, हर चरण पर हमारी नजर रही है। जेके 24/7 के संवाददाता पल पल की खबर हमें भेज रहे थे और शुरुआत से हमने ये देखा कि चुनावों का जो दौर शुरू हुआ था वो मुद्दों से शुरू हुआ था, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन वो मुद्दे कहीं ना कहीं भटक गए 5वें, 6ठे और 7वें चरण में। जिंदा होता है कसाब, बिजली, दिवाली, होली, ईद, त्योहार, इस तरह के जुमलेबाजी जो शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं, और खुद सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गधे को लेकर के राजनीति करते हैं, तो इस तरह की राजनीति हमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिली। तो ये बात अब जनता भली भांति समझ चुकी है और एक बदलाव की, देखिए, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जिस तरह से बंपर वोटिंग लगातार हुई है, उत्तर प्रदेश में कभी भी इतनी जबरदस्त बंपर वोटिंग नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश में अगर पिछले चुनावों को देखा जाए, 2007 की, 2012, 2014, 3 चुनाव एक साथ अगर मैं काउंट भी करूं तो इतनी जबरदस्त बंपर वोटिंग नहीं हुई थी। और इतनी जबरदस्त वोटिंग जो इस बार हुई है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बदलाव चाहती है, विकास का मुद्दा चाहती है और यही लगातार हमारे बदलाव चाहती है। लेकिन वो बदलाव किस किस्म का होगा? क्या समाजवादी पार्टी से वो कुछ परिवर्तन चाहती है या फिर केंद्र सरकार को कुछ संदेश देना चाहती है? इस पर हम आपसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से नावेद सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्दीकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके न्यूज पर। सिद्दीकी जी, आप तो मतदान संपन्न हो गए हैं, आप बताइए क्या दावे हैं आपके, और सवाल ये भी है कि क्यों काम की बात और कौन काम कर सकता है, कौन विकास की बात कर सकता है, फिर जाकर उलझ कर रह गए? क्या आपको लगता है कि जो भी आपने दावे किए, एक्सप्रेस वे का दावा हो, बिजली का दावा हो या फिर काम की बात का दावा हो, जनता पर उसका प्रभाव पड़ेगा? 11 मार्च को कुछ होगा आपके लिए सकारात्मक? नावेद सिद्दीकी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सवाल यहां पर यह है, अब संदीप जी, सवाल यही है कि क्यों काम की बात, विकास की बात, विकास 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 शुरू में ही, मतलब मोदी सरकार का मॉडल ही ये है कि हम विकास की बात करेंगे। यूपी में भी शुरू हुआ और सब लोगों को लगा कि शायद इस बार यूपी के चुनाव कुछ अलग करेंगे, वो जो परंपरागत लकीर के फकीर वाली राजनीति है उससे अलग होगा। लेकिन फिर देश के पीएम खुद उसमें कूद पड़े, ध्रुवीकरण की बात भी हुई, जात पात की बात भी हुई, धार्मिक बात भी हुई, शमशान, कब्रिस्तान, बिजली हिंदू है, मुसलमान, किसे क्या दिया जाता है, सब कुछ वहीं आ गए हम। देखिए सुजाता जी, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रचार किया वो 100% विकास पे फोकस था। लेकिन हाँ, विपक्षी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं वो धर्म जात का मुद्दा इसलिए था क्योंकि इनकी राजनीति तब तक जितनी भी हुई है वो धर्म और जात पे हुई है। अगर हमने कब्रिस्तान और शमशान की बात की, नहीं, देखिए, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हमने कब्रिस्तान और शमशान की बात की तो हमने इसलिए नहीं की कि हमने 2 धर्मों की बात की, बल्कि हमने इसलिए की कि उत्तर प्रदेश ने जो 2 मदों पर पैसा खर्च किया है, एक जगह आप 1000 करोड़ दे रहे हैं, एक जगह आप 1 रुपए खर्च नहीं कर रहे। क्या प्रदेश की जनता को आप जताना चाह रहे हैं? आप ईद पे 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, आप होली दीपावली 1 घंटे नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव हुआ है। और ये बात जो उठाएगी वो भेदभाव की उठाएगी। अब क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, आज सत्ता का विरोध है, कांग्रेस खुद बेसहारा खड़ी है दूसरों के कंधों पे, तो कहीं ना कहीं जानबूझ के इन लोगों ने उसको धार्मिक रंग दिया, जबकि मोदी जी का कहीं धार्मिक कोई बयानबाजी नहीं थी। इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था? क्या ये जरूरी था? शौचालय की बात जब पूरे साल चलती रहती है तो क्या वहां की बात की जरूरत नहीं थी? क्या कब्रिस्तान और शमशान ज्यादा जरूरी थे बाकी सारी चीजों से? नहीं, देखिए, कब्रिस्तान और शमशान तब जरूरी हो जाता है जब बहुत बड़े तौर पर अंतर होता है। अगर आप दोनों मदों पर पैसा खर्च कीजिए, आप दोनों धर्मों को दीजिए, दोनों जात को दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप सिर्फ एक पे ही फोकस करते हैं, दूसरे के बारे में आप सुनना ही नहीं चाहते, तो वो भी इस देश के निवासी हैं, वो भी इस देश में रहते हैं, उनका भी हक, अपना हक है। तो प्रदेश की जनता क्या जताना चाह रही है? तो कहीं ना कहीं उस पर चर्चा की गई। और अगर भेदभाव चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी के साथ होगा तो वो पीएम मुद्दा उठाया जाएगा। विकास के ट्रैक से चुनाव का एजेंडा था, वो कैसे उतर गया? तथाकथित रूप से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कि पंजाब में मात्र 23 सीट पर लड़ रही है, वो आज के बाद ना तो कब्रिस्तान पे बात करेगी, ना शमशान पे बात करेगी, ना राम मंदिर पे बात करेगी। राम मंदिर भी के लिए भी राजमिस्त्री इन्हें चुनाव में मिलता है, उसके बाद सीधा सीधा हो जाता है, वो बैरक में चले जाते हैं। अब वो 19 में उठेगा। विनय कटियार ने तो बोल ही दिया था, क्योंकि ये लोग तो सर्वोपरि हो चुके हैं, एक रूपता आ चुके। विनय कटियार बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी रूलिंग है, हम तो राम मंदिर बनाएंगे। अब ये चीजों के इस दम्भ में ये लोग हैं, पब्लिक इसको समझ चुकी है। आपने सही बात बोली सुजाता जी कि विकास की बातें करेंगे,
ये सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें हुई हैं 2.5-3 सालों में। अरे पवन ना जी, किसी को रोजगार मिला है। आज तक आप मुस्लिम मैं नहीं बोला था सर, मैं नहीं बोला था। आप बताइए, आपने शुरू से लास्ट तक मुस्लिम चलाया, प्रधानमंत्री एक बार भी कहा हो, एक बार भी किसी जात पर फोकस किया हो? क्या आप नहीं तो आप अगर आप मुद्दे को बहकाएंगे तो मैं बीच में बोलूंगा। बहका नहीं रहा हूं उस मुद्दे को। आपके माध्यम से एक बात इनसे पूछना जी चाहता हूं, 3 ही दिन का वक्त रह गया है, किसके दावे सही साबित क्या होंगे मध्य तो 3 प्रदेश दिन बाद। छत्तीसगढ़ में वो सब बातें इन्होंने लागू करा रखी है? जी, क्या वहाँ बिल्कुल। क्राइम नहीं है? बलात्कार में मध्य प्रदेश चरम पर है। अरे सर, क्या वहाँ पर व्यापक अगर विवाद मध्य भूल प्रदेश जाते हैं? में क्राइम चरम सैकड़ों पर होता तो लोग हम वहाँ पे 3 टर्म आप रिपीट नहीं करते। गुजरात में अब समाजवादी पार्टी की तरह 5 साल शासन करके 15 साल विपक्ष में नहीं बैठते, और न कांग्रेस की तरह 5 साल शासन करके विपक्ष में बैठते हैं। रोज 3 आदमी मध्य प्रदेश सुसाइड करते हैं किसान। आरोप और तेज हो गए हैं। खैर देखना होगा यूपी की जनता किसके वादों पर भरोसा कर रही है, यूपी की जनता किस पर भरोसा करती है, ये तो 11 मार्च को पता चलेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बातें उठती हैं, और आज केशव प्रसाद मौर्य जो कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ देर पहले ये दावा किया है कि अब सरकार बनेगी और महिलाओं को न्याय मिलेगा। सवाल ये भी है कि आज वुमेन्स डे पर जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, मैं जरा यूपी में जो महिला उम्मीदवारों की संख्या उस पर नजर डाल रही थी, सिर्फ 9% महिला उम्मीदवार इस बार भी मैदान में उतारी गई हैं, और इसमें सभी पार्टियों की वही मिली जुली है। ऐसे तो आप लोगों में बहुत मतभेद हैं, लेकिन जब महिलाओं की बारी आती है सुरक्षा के नाम पर, कैसे होगी महिलाएं सुरक्षित अगर महिलाओं को पार्टिसिपेशन ही नहीं मिलेगा, और आप सभी जिम्मेदार हैं इसके लिए। बिल्कुल, मैं इसका बताइए जवाब मुझे मैं कैसे होगी अपनी तरफ महिला- से बोल देता हूं सुजाता जी। मैं खुद पक्षधर हूं कि इस देश की, इस दुनिया की जो आदि शक्ति है, नारी शक्ति है, उसको उतना ही अधिकार जरूर मिलना चाहिए, और धीरे धीरे किसी भी पार्टी के लिए हो, ये जरूरी है कि उनको पूरी तरह से सशक्त तरीके से राजनीति हो या व्यापार हो या सामाजिक स्तर पर उसी बराबरी पर लाना चाहिए जिस पर पुरुष समाज है। करते क्यों नहीं है ऐसा? मैं वही बोल रहा हूँ कि इस चीज की शुरुआत देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक महिला है, राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ महिला हुई है। ऐसा नहीं है, कोशिशें चलती हैं। यह है कि सामाजिक संरचना उस तरीके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, और निश्चित रूप से मेरी तो सबसे ही गुजारिश ये है अपनी पार्टी पर सबसे पहले कि जितना ज्यादा महिलाओं को भागीदारी दे सकते हैं वो देना चाहिए, आगे और बढ़ेगी। देखते हैं किस तरह की भागीदारी होती है। दिग्विजय देव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। दिग्विजय जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर बहुत से सवाल उठे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी और सभी महिलाओं को न्याय मिलेगा। आप क्या कर रहे थे 5 साल? अब वो न्याय तो पहले महाराष्ट्र में दिला दे, न्याय पहले एमपी में दिला दे, जाट आंदोलन में जो घटनाएं हुई महिलाओं के साथ उसमें न्याय दिला दे, फिर उत्तर प्रदेश में न्याय दिलाएंगे। तो वही बात महिला सम्मान की, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से आदरणीय दीपल जी को राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी दी, उन्होंने, आपने देखा कि कितनी सारी उन्होंने रैलियां की हैं। उसके अलावा इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी से शासन का चुनाव जीतने वाली ऋचा सिंह हो, उसको टिकट देकर उन्होंने प्रत्याशी बनाया, निधि यादव उनको प्रत्याशी बनाया, तमाम महिला कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया गया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान है, मुझे नहीं लगता कहीं और जगह मिलती होगी। लोग बातें बड़ी करते हैं लेकिन काम सिर्फ हम ही करते हैं, इसीलिए हमारा काम बोलता है। जी, तो सिर्फ क्या जो राजनीतिक परिवार के संरक्षण में जो महिलाएं हैं, सिर्फ उन्हें आगे जाने का मौका मिलेगा? मैंने आपसे बताया ना, ऋचा सिंह बिल्कुल अननोन, इसके कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। लेकिन दिग्विजय जी, बड़े अफसोस की बात है कि जहां 4,500 उम्मीदवार मैदान में हो, वहां पर हम उंगलियों पे गिनते हैं कि कितनी महिलाओं को किस पार्टी ने टिकट दिया, और हम सभी बात वोट जाते हैं महिलाओं से मांगने। महिलाएं ज्यादा से ज्यादा वोट दे रही हैं। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देख लीजिए। सुजाता जी, हमने ऋचा सिंह को टिकट दिया, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, वो सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शासन की अध्यक्ष हुई थी। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि हमारे पास इतनी कम संख्या है कि हम उंगलियों पर गिनकर बता देते हैं। चलिए, महिलाओं की सुरक्षा की तो बहुत बात होती है, लेकिन वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है राजनीति के अपराधीकरण से। आप तीनों ही लोगों से मेरा ये सवाल है कि सभी लोग राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं कि सफाई होनी चाहिए, दागियों को हटा देना चाहिए, प्रधानमंत्री के भी बहुत सारे हमने भाषण सुने हैं, लेकिन अभी जो मेरे पास आंकड़ा है 4,823 कुल उम्मीदवार हैं, इसमें से हर तीसरा उम्मीदवार दागी है, और ये सिर्फ कोई मामूली दीवानी मुकदमे नहीं है, आपराधिक मुकदमे हैं। इसमें से 859 पर आपराधिक मुकदमे हैं और 704 पर गंभीर आरोप हैं। और बीजेपी 36% बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो दागी हैं। नहीं, देखिए सुजाता जी, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी की उठापटक चल रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, क्योंकि वो गौरक्षा के लिए एक्टिवली काम करते थे, आधारहीन आरोप भी लगाए गए। और सुजाता जी, मुझे ये कहते, मुझे ये आपको बताते हुए गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट बलात्कार भ्रष्टाचारी नहीं है, और अगर उसने गौरक्षा में अगर माँ बेटियों की रक्षा के लिए कदम लिया है और सुरक्षा की है और उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो मैं उन्हें आरोप नहीं मानता।
भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर भी आरोप है, लेकिन क्या आरोप है आप ये देखिए, उनके ऊपर सब आधारहीन और उल्टे सीधे आरोप राजनीति से प्रेरित आरोप सवाल यही है कि हर पार्टी यही कहती है कि वो गंगा की तरफ पवित्र है और जो भी वहां आता है डुबकी लगाता है। सुजाता जी, राजनीति से अगर पिछले 5 साल में आप देखिए 70% जो आरोप जिस तरह FIR हुई है या आरोप लगाए गए वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर आरोप लगाए गए, वरना जो हकीकत में पीड़ित है उसको कोर्ट जाना पड़ता है, तब उस बेचारे की FIR लिखी जाती है। इन्होंने पीड़ित को तो FIR लिखने नहीं दी, इन लोगों की तो वो सरकार है। और ये महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा 5 साल महिलाओं को शोषण किया है। अरे कितने कांड गिनेंगे आप, सबसे ज्यादा महिलाएं पीड़ित हुई हैं। पवन जी, आपकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला ही है, फिर भी क्यों अपराधियों को टिकट देना, क्या मजबूरी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, संदीप जी की बात को थोड़ा सा इससे इत्तेफाक रखता हूं। गंभीर मुद्दों पर या गंभीर केसेस जिन पर हैं उनको वाकई में टिकट नहीं देना चाहिए, उसके लिए वाकई हर पार्टी को विचार करना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं कि राजनीतिक रूप से केस होते हैं, हमारे आसपास में भी ऐसे बहुत सारे होते हैं कि राजनीतिक रूप से केस लग जाते हैं, धरने प्रदर्शन के लग जाते हैं, वो केस नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि वो आपराधिक उसमें ही श्रेणी में आते हैं तो वो भी परसेंटेज में काउंट हो जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जो वाकई में सीरियस ऑफेंडर्स हैं उनको राजनीति से अलग होना चाहिए, अलग करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज में बताऊं कि पार्टियों को जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अपनी लेनी चाहिए, उसके साथ साथ जनता को भी एक जिम्मेदारी थोड़ी सी बनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जनता पर थोप रहा हूं, ज्यादा जिम्मेदारी पार्टियों की है, लेकिन जनता भी कुछ ऐसे निर्दलियों को भी जिता देती है जो अपने वजह से अपनी इतनी इंपॉर्टेंस को बना लेते हैं कि कई पार्टियों को झुकना पड़ जाता है। मैं किसी एक पार्टी का नाम ले देता हूं, इसीलिए सबको साथ में मिलकर सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपराधीकरण का वाकई में समूल नाश होना जनता को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि अगर राजनीतिक दल इसकी शुरुआत करे तो वो जब वो ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर जनता भी जो कई दफा ऐसा होता है कि निर्दलीय भी बहुत, आपने देखिए ज्यादातर जो अपराधियों के नाम काफी निर्दलीय लोग हैं जी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से संबंध रखते हैं और सत्ताधारी पार्टी के एक मंत्री को लेकर पूरे चुनाव में निशाना बनाया गया। गायत्री प्रजापति लगातार टारगेट पर रहे, आपकी सरकार को लगातार घेरा गया, फिर भी सीएम उनके लिए प्रचार करते हैं। आखिर किस तरह का संदेश है? कोई महिला क्यों वोट देगी समाजवादी पार्टी को? देखिए, समाजवादी पार्टी को महिला इसलिए वोट देंगी, लड़कियां और औरतें इसलिए वोट देंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस साल 2012 में सरकार बनी उन्होंने सबसे पहले 10-90 जैसी योजना लागू की और उसको प्रभावी ढंग से चलाया। 10-90 में तमाम आज तो महिलाओं को पेंशन बांट दीजिए और अगर उनके साथ कुछ बुरा हो तो कोई बात नहीं, वो मंत्री है तो उन्हें छोड़ दीजिए, क्या ये कंपल्शन हो जाता है? देखिए, ऐसा है, उन पर FIR दर्ज है, पुलिस अपना काम कर रही है, वो अरेस्ट होंगे, हाजिर होंगे, ये उनका मसला है। दिग्विजय जी, पुलिस ने अपना काम नहीं किया, सरकार ने अपना काम नहीं किया, वो चुनाव प्रचार करते रहे। जब चुनाव खत्म हो गया उनके लिए सीएम ने प्रचार भी किया, उसके बाद भी रास्ता पकड़ में नहीं आया क्योंकि पुलिस को ढूंढना ही नहीं चाहती। चुनाव आयोग चला रहा है, पुलिस की ड्यूटी अब चुनाव आयोग लगा रही है, हम तो नहीं लगा रहे। पुलिस अब चुनाव आयोग से हैंडल हो रही है, हम तो हैंडल नहीं कर रहे, सरकार नहीं हैंडल कर रही है। दूसरी बात, जब अखिलेश जी के पास था तब तो अरेस्ट कर सकते थे। अखिलेश जी ने खुद अपने मंत्रिमंडल से निकाला था कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। बीजेपी वाले, मैंने नहीं बोला था उनसे कहिए शांत रहे। क्यों कड़वा सच में शांत रहने वाली बात कहाँ गई? आप इस पे भी जवाब दीजिए। 5 साल आपके पास थी पुलिस, आपने क्यों FIR नहीं किया, आपने क्यों अरेस्ट नहीं किया? पुट्टू पंडित आपका प्रत्याशी, आप उन पर बलात्कार का आरोप नहीं है? किस पे आरोप है? कहाँ आधारहीन आरोप लेके आ रहे हैं बताइए? कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने FIR लिखवाई। अरे आपने FIR लिखवाई होगी फर्जी केस में, कैसी बातें करते हैं? अरे आपके शासन में पुलिस थाने में पीड़ित, आपके आरोप की बात करते हैं। आप लोग आंख बंद कर लो, आपको कुछ नहीं दिखने वाला। अरे सर, 11 मार्च रुक जाइए, इसके बाद भ्रष्टाचारियों को और बलात्कारियों को अगर जेल में नहीं डाला तो कहना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बस आ जाने दो। 11 तारीख के बाद सबके सब भ्रष्टाचारी और बलात्कारी जेल के अंदर दिखाई देंगे। किसका पंचा बनाते हैं आप? एक उदाहरण अभी देख लेते हैं गायत्री प्रजापति को कितने दिन बचाते हैं मुख्यमंत्री जी, कितने दिन अपने घर छिपा के रखते हैं। आप बताओ, ऋचा सिंह का कोई मुकाबला हो? आप बताओ, महेंद्र यादव 32 सीटों से टिकट दिया जाता है, गरीब परिवार से आता है। PD तिवारी देवलिया से टिकट दिया जाता है, गरीब परिवार से आ जाता है। गरीब परिवार से तो आपके गायत्री प्रजापति भी थे, BPL धारक थे, आज क्यों अरबपति है? भारतीय जनता पार्टी नाम गिराए ना, आप नाम गिराओ, मैं तो नाम गिरा रहा हूँ। अरे गायत्री प्रजापति भी BPL कार्ड धारक है, आज अरबपति है, कहाँ से आया पैसा? भारतीय जनता पार्टी के महोदय से यह अनुरोध है, बात को न भटकाए, पहले अरे बात को क्या कड़वा सच है, आप उस पर जवाब दीजिए। आप पहले नाम बताइए, आपने कितने अच्छे प्रत्याशियों को टिकट दिया? हमारे सबके सब प्रत्याशी अच्छे हैं और संगठित कार्यकर्ता हैं। होता है खाली ऐसे जनता को मूर्ख बनाएंगे। दिग्विजय जी, सवाल यही है कि सरकार को सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि काम करते हुए दिखना भी चाहिए और सरकार को एक संदेश देने की बहुत जरूरत होती है। पवन जी, आप तो सहयोगी हैं। अमेठी में प्रजापति की वजह से ही खेल बिगड़ भी सकता था, हालांकि फिर दोनों ही उम्मीदवार वहां से खड़े कर दिए गए। क्या
कांग्रेस के लिए ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो गलतियां होंगी उसके लिए आपको भी जवाब देना होगा। अभी तक उन्हें एक संदेश देने के लिए कैबिनेट से ड्रॉप तक नहीं किया गया, कम से कम ये दिखावे की कार्रवाई तो कर सकते थे। देखिए, सबसे पहले बताऊं कि जो मेरे दोनों मित्र भाजपा के और समाजवादी पार्टी के जिस प्रत्याशी के बारे में बात कर रहे थे कि उसको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और ये है कि और संदीप जी उसकी सिफारिश कर रहे थे, संदीप जी उसको लीप रहे थे, वो आरएलडी का प्रत्याशी है दरअसल। और दोनों ही लोग उसको सही बताने की एक सही बताने की कोशिश कर रहे थे, गलत बताने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बात, गायत्री प्रजापति के मसले पर कांग्रेस पार्टी का साफ स्टैंड है। अगर गायत्री प्रजापति से हमारा कुछ संबंध होता तो अमेठी से हम नहीं लड़ते। सीधी सीधी बात है, उनका पार्टी का अंतर्गत मसला था, हमें जब तक नहीं चीजें संज्ञान में थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला और कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इस चीज को बोलती है। कोई भी अपराधी है, चाहे वो किसी भी पद पर है, कितनी भी बड़ी पावर वाला है, कितना ही पैसे वाला है, कितना ही अपराधी है, कुछ भी हो, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए जितना भी चुनाव आयोग के अधीन है, आज की डेट में पुलिस ये सब जानती है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से भी वो उसमें मदद कर सकते हैं वो उसको करना चाहिए। आप लोग सरकार में सहयोगी हो गए तब भी शायद यही होगा कि दोनों एक दूसरे के लिए यही बातें करेंगे। आखिरी में आप सभी से मेरा सिर्फ यही प्रश्न है कि ये जीत कितनी जरूरी है? संदीप जी, ये जीत कितनी जरूरी है और उसके क्या मायने होंगे? देखिए, जनता के विकास के लिए और जनता के साथ जिस तरीके से 5 साल भेदभाव हुआ, जनता के साथ जितना अत्याचार हुआ, जितना महिलाओं और बेटियों के साथ छेड़छाड़ और इतनी घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना बहुत जरूरी है और ये जातिगत और धर्म की राजनीति से ऊपर उठने के लिए इस तरह का डिसीजन बहुत जरूरी है। और जनता लोकसभा इलेक्शन की तरह आज भी मोदी जी के साथ खड़ी है। दिग्विजय जी, अखिलेश जी के लिए कितनी जरूरी है ये जीत? क्योंकि न सिर्फ उन्हें विरोधियों का हमला झेलना पड़ेगा बल्कि परिवार से भी उनके विरोधी बहुत ज्यादा हैं। कितना भी विरोध और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टैंड साफ है। 10-90 जैसी योजना, और एक बहुत बड़ी बात बता दूं, शायद किसी के पास ऐसा उदाहरण नहीं होगा जो ऐसे कर रहे वाली लड़कियां हैं उनको लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल अपनी जगह उनको अलॉट कराई है, उनके लिए मदद की है, उनको आगे बढ़ के प्रोत्साहन किया, ये शायद किसी के पास नहीं होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जैसा उदाहरण शायद कोई नहीं पेश कर पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी गलती की या जिस पर भी आरोप है वो जेल जाना चाहिए। वो और सही बात जिसमें मैंने पहले भी कहा कि चुनाव नहीं, अजीब यही लगता है कि सरकार में रहते हुए भी कोई ये कहे कि चाहिए, ये आपको करना चाहिए था जो आपने नहीं किया और इसलिए चुनाव में आप लगातार टारगेट बने और हो सकता है कि ये बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस के लिए ये जीत कितनी जरूरी है, खासतौर पर तब जब सोनिया और प्रियंका ने प्रचार भी नहीं किया है? सुजाता जी, ये जीत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है। जो 2014 में जनता के साथ धोखा हुआ है, इस देश के साथ धोखा हुआ है, छलावा जो हुआ है, उससे बाहर निकालने के लिए, प्रदेश को समग्र विकास की ओर ले जाने के लिए, आपसी भाईचारे की ओर ले जाने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनना तय है और जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या तय है और जनता ने क्या तय कर दिया है। जनता ने तो अपना तय कर दिया है, नतीजे 11 मार्च को आएंगे और देखना पड़ेगा कि क्या लोगों ने किसके विकास के दावे को, किसकी बातों को, किसके दावों पर तरजीह दी है, भरोसा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।